एक बार की बात है। वैशाली नाम की एक औरत ठेले पर गर्मा गर्म समोसे बनाती थी। समोसे को वैशाली की बेटी मोहिनी प्लेट में डालकर बेचती थी। समोसे बेचकर जो थोड़े से पैसे मिलते थे, उससे वैशाली अपना घर चलाती थी। वैशाली एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। वैशाली हर रोज अपने स्वर्गीय पति की फोटो के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती थी। ये सब देखकर एक दिन मोहिनी अपनी माँ से कहती है, माँ, सब तो भगवान की फोटो के सामने हाथ जोड़ते हैं, लेकिन आप पिताजी की फोटो के सामने हाथ क्यों जोड़ती हैं? बेटा, मरा हुआ इंसान भगवान के समान होता है। तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे इंसान थे। वो हमें कोई संपत्ति तो देकर नहीं गए, लेकिन मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। मेरा मानना है कि बेशक वो मर गए हैं, लेकिन उनकी आत्मा हमेशा हम पर नजर रखती है। अच्छा माँ, ये तो मुझे पता ही नहीं था। थोड़े से पैसे जमा हो जाने दो, उसके बाद मैं तुम्हारा एक अच्छे से स्कूल में नाम लिखवा दूंगी। फिर तुम अच्छे से पढ़ाई करना और अपने पिताजी का नाम रोशन करना। कुछ दिनों बाद उस गांव में एक बहुत बड़ा जमींदार आ गया था। वो जमींदार बहुत ही लालची और कमीशन खाने वाला आदमी था। उस जमींदार ने आने के बाद छोटे छोटे व्यापारियों से कमीशन लेना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे वो जमींदार एक एक करके सभी की दुकानों पर गया और कमीशन लेने लग गया। ऐसे ही एक दिन जमींदार, जिसका नाम महेश था, वो वैशाली के पास आया। फिर महेश वैशाली के समोसे को हाथ में लेता है और गौर से देखने लगता है। अचानक महेश समोसे को जमीन पर फेंक देता है और कहता है, छी 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 छी, इस समोसे के आलू कितने सड़े हुए हैं। अगर लोगों ने ये समोसा खाया तो वो बीमार पड़ जाएंगे। तुम अपने सारे समोसे तुरंत फेंक दो, वरना तुम पर तगड़ा वाला केस लगा दूंगा। साहब, हम समोसे बनाने के लिए सारे नए आलू डालते हैं। अगर एक दिन भी थोड़े बहुत समोसे बच जाते हैं, तो उसे या तो हम खा लेते हैं या तो किसी गरीब को दे देते हैं, लेकिन कभी भी उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं करते। हम पर दया कीजिए साहब, ऐसे हमारे पेट पर लात मत मारिए। हम दोनों जैसे तैसे करके इस समोसे को बेचकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। कृपया करके हमें छोड़ दीजिए। तुम्हें देखकर तो मुझे तुम पर बहुत दया आ रही है। मुझे 8,000 रुपए कमीशन दो, तब मैं तुम पर केस नहीं लगाऊंगा। नहीं साहब, हम पर रहम कीजिए साहब। हम इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? इतनी तो हमारी कमाई भी नहीं है। पैसे दे रही हो या अभी मैं पुलिस को फोन करके बुलाऊं? वैशाली बेचारी क्या करती, उससे जमींदार को पैसे देने ही पड़ते हैं। वैशाली ने मोहिनी की पढ़ाई के लिए जो बचे हुए पैसे जमा करके रखे थे, वो जमींदार को दे देती है। इतना सब करके भी महेश उन्हें नहीं छोड़ता। महेश हर रोज वहाँ आ जाता था और मुफ्त में समोसे खाता था। यहाँ तक कि 500-600 लेकर भी जाता था। अब तो महेश वैशाली को गंदी नजर से भी देखने लगा। एक दिन वैशाली अपने पति की फोटो के सामने रोते हुए कहती है, देख रहे हो ना आप, एक अकेली विधवा औरत पर ये जमाना कितना जुल्म ढालता है, और महेश हमारी कमजोरी का फायदा उठाकर हमें बहुत लूट रहा है। इससे मन नहीं भरा तो अब वो मुझे गलत नजर से भी देखने लगा, और तो और बकवास की बातें भी बोलता है। अब मैं और मोहिनी इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे। मैं किसी दूसरे गांव में दूसरों के घरों में काम करके अपना गुजारा कर लूंगी। इतना कहकर वैशाली और जोर जोर से रोने लगती है। तभी अचानक वहाँ पर एक परी प्रकट होती है और परी को देखकर वैशाली डर जाती है। अरे डरो नहीं, मैं एक परी हूँ और मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। मुझे तुम्हारे पति ने तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है। वो खुद तो यहाँ नहीं आ सकते,
इसलिए उन्होंने मुझे भेजा। बताओ तुम रो क्यों रही हो? उसके बाद वैशाली परी को अपनी सारी बात बता देती है। उसकी बात सुनकर परी अपने जादू से वहाँ पर एक जादुई नक्शा प्रकट करती है और उससे बोलती है, ये एक जादुई नक्शा है। तुम इस नक्शे को फॉलो करके एक जगह पर पहुँचोगी। वहाँ पर तुम्हें कुछ जादुई चीज मिलेगी। फिर वो नक्शा देखकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। तभी वहाँ पर वैशाली की बेटी मोहिनी भी आ जाती है। फिर वैशाली उसे परी की सारी बात बता देती है। अरे माँ, मुझे तो लगता है इस नक्शे को फॉलो करके हमें बहुत सारा खजाना मिलने वाला है। तभी तो परी ने इसे हमें दिया है। क्यों ना हम इस नक्शे के अनुसार चलकर उस जंगल में जाएं? हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। चलो हम अभी चलते हैं। उसके बाद वैशाली और मोहिनी नक्शा देखकर जंगल की तरफ जाने लगते हैं। चलते चलते आखिरकार दोनों एक पेड़ के पास पहुंच जाती हैं। मोहिनी और वैशाली उस पेड़ को देखकर हैरान रह जाती हैं, क्योंकि उस पेड़ में फल की जगह समोसे लगे हुए थे। फिर मोहिनी पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है और एक समोसा तोड़कर खाती है। समोसा खाकर मोहिनी बोलती है, अरे माँ, ये समोसा तो बहुत टेस्टी है। इतने में मोहिनी जिस जगह से समोसे तोड़ती है वहाँ एक और समोसा लग जाता है। ये सब देखकर वैशाली को सब कुछ समझ में आ जाता है और वो उस परी और अपने पति को याद करने लगती है। थोड़ी देर के बाद वैशाली भी वहाँ अपने साथ एक ट्रैक्टर लेकर आ जाती है और सारे समोसे उस ट्रैक्टर में अपने आप ही गिरने लगते हैं। ट्रैक्टर की ट्रॉली समोसों से भर जाती है। उसके बाद वैशाली और मोहिनी वापस घर चली जाती हैं। वैशाली समोसे को हलवाई की दुकान पर बेचने लगती है, जिससे उसे बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। ऐसे ही रोज मोहिनी और वैशाली पेड़ के पास जाकर समोसे ट्रैक्टर में भरने लगती हैं। कुछ ही महीनों में बहुत अच्छे खासे पैसे कमाकर वैशाली अपना एक अच्छा और बड़ा सा घर बनवा लेती है। जैसे ही ये बात महेश को पता चलती है, वो वैशाली के घर भागा भागा आ जाता है। महेश वैशाली के घर आता है और उससे बोलता है, ये क्या, इस गांव का जमींदार हूँ मैं और मुझे बिना पता चले तुम्हारा बिजनेस इतना कैसे बढ़ गया? ये सब तुम कैसे कर रही हो? साहब, ये सब तो हमारी मेहनत की कमाई है। इतने सारे समोसे तुझे मिल कहाँ से रहे हैं? तू इतने सारे समोसे कहाँ से लाती है? ये बात मुझे जाननी है। मुझे सब कुछ सच सच बता, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूँगा। इस बार वैशाली उस जमींदार से बिल्कुल भी नहीं डरती और बुलंद आवाज में बोलती है, साहब, आप कितने बड़े चोर हैं, मुझे पता है, इसलिए जल्दी से बता दीजिए, आपको कितने पैसे चाहिए? जितने पैसे बोलोगे उतने पैसे आपके मुंह पर लाकर मारूंगी। ओहो, पैसों की गर्मी की वजह से अब तुम्हारी जुबान खुल गई। खैर छोड़ो, वैसे मन की बात जानने वाले लोग मुझे बहुत पसंद है। तूने मेरी मन की बात जान ली है, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे तुरंत 40,000 रुपए निकाल कर दे और हर महीने मुझे 5 लाख रुपए देगी तू। वैशाली पैसों का सूटकेस लाती है और मोहिनी से कहती है, मोहिनी बेटा, अभी यहाँ जो हुआ है तुमने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है ना? अपनी माँ की बात सुनकर मोहिनी बाहर आती है और उनसे कहती है, जी माँ, मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। मैंने जूम करके सब कुछ रिकॉर्ड किया है। माँ, अंकल की आवाज तो बहुत ही अच्छे से आ रही है। फिर वैशाली महेश से बोलती है, चल अब बता, मैं तेरा क्या करूँ? मेरे पास तो सबूत भी है। तू बार बार बोलता है कि तू पुलिस को बुलाएगा। एक काम करती हूँ,
तेरा काम मैं हल्का कर देती हूँ। मैं ही पुलिस को बुला लेती हूँ। ये सब देखकर महेश बहुत घबरा जाता है और मोहिनी के पीछे फोन लेने के लिए दौड़ने लगता है। ओए लड़की, रुक जा, मुझे फोन दे, वरना तू नहीं जानती कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। अंकल, अब मेरे पीछे भागने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने पुलिस अंकल को पहले ही वीडियो सेंड कर दी है। महेश घबराते हुए वहीं पर बैठ जाता है। कुछ देर बाद पुलिस आकर महेश को गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद मोहिनी और वैशाली खुशी खुशी एक साथ रहने लगती हैं। एक गांव में अशोक नाम का एक आदमी अपनी पोती इमली के साथ रहता था। कुछ समय पहले इमली के माता पिता का देहांत हो गया था। अब अशोक पूरी तरह से अकेला था और सिर्फ अपनी पोती को ही संभालता था। इमली एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ती थी। उसके दादा घर का सारा काम करते थे और उसके बाद अपनी दुकान पर जाकर मोमोज बनाकर बेचा करते थे। इमली की क्लास में बुलबुल नाम की एक लड़की पढ़ती थी। उसके पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। वो हमेशा इमली को परेशान करती रहती थी और हमेशा उसे चिढ़ाती रहती थी। इमली पढ़ाई में बहुत होशियार थी। बुलबुल, पढ़ाई में थोड़ा ध्यान लगाया करो, तुम बिल्कुल भी नहीं पढ़ती हो। अरे अपनी फ्रेंड इमली को देखो, कम से कम इसी से सीख लो। इसके तो माता पिता भी नहीं है, लेकिन फिर भी देखो पढ़ाई में कितनी होशियार है। ठीक है मैम, आगे से मैं पढ़ाई में ध्यान लगाऊंगी। सभी बच्चे बुलबुल पर जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। आज इस मोमोज वाली की वजह से मुझे सब लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा है। मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, इसीलिए मुझे पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इस मोमोज वाली को तो अब मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन इमली स्कूल जाती है। क्लास के रास्ते में बुलबुल अपने कुछ दोस्तों के साथ खड़ी हुई थी। जब इमली अपनी क्लास में जा रही थी, तब बुलबुल उसे धक्का मार कर गिरा देती है। अरे तुम मुझे धक्का क्यों मार रही हो? मैं तुम्हारी शिकायत आज टीचर से करूँगी। अरे जा जा, मैंने तुझे कोई धक्का वक्का नहीं दिया, तू खुद गिरी है, समझी? थोड़ा देख कर चला कर। तुम सब बताओ, क्या मैंने इस मोमोज वाली को धक्का दिया? नहीं, बुलबुल ने धक्का नहीं दिया। सुन लिया तूने, मैंने तुझे कोई धक्का नहीं दिया। अब तू जिसे चाहे उसे बता सकती है, तेरी बात पर कोई विश्वास नहीं करने वाला। फिर सभी बच्चे इमली पर हंसने लग जाते हैं। ऐसे क्यों घूर रही है, मुझे खाएगी क्या? गुस्से में इमली वहाँ से चली जाती है। अकड़ तो देखो इस मोमोज वाली की, कितनी भरी पड़ी है। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, हमें इसकी अकड़ निकालनी होगी। मैंने भी इसको जमीन पर लाकर नहीं पटका तो मेरा नाम भी बुलबुल नहीं। कुछ दिनों बाद बुलबुल का जन्मदिन था। उसके घर में बहुत ही अच्छी सजावट हो रखी थी। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Bulbul. Happy birthday to you. ओह वाह, कितनी अच्छी सजावट करवाई है आपने डैड। अरे बेटा, आज शाम को हम शहर की सबसे बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे। हर कोई उस पार्टी को देखता रह जाएगा। तुम चाहो तो अपने दोस्तों को भी बुला सकती हो। फिर बुलबुल अपने स्कूल जाती है। अरे सुनो, आज शाम को मेरे घर में मेरी बर्थडे पार्टी है। शहर की सबसे बड़ी पार्टी होने वाली है, इसीलिए तुम सभी आज शाम को जरूर आना। और सुन मोमो वाली, तू भी जरूर आना। ठीक है बुलबुल, मैं जरूर आऊंगी। और हाँ, जरा अच्छे कपड़े पहन कर आना। अपनी ना सही, कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल रखना। शाम को इमली
तैयार होकर बुलबुल की बर्थडे पार्टी में जाती है। वाओ, कितनी बड़ी और कितनी सुंदर पार्टी है। ऐसी पार्टी तो मैंने आज तक नहीं देखी। तभी वहाँ पर बुलबुल आती है। क्यों इमली, आंखें फटी की फटी रह गई ना? ऐसी पार्टी कभी जिंदगी में तो क्या, तूने कभी सपने में भी नहीं देखी होगी। अब तुम आ ही गई हो तो अच्छे से खाना खा कर जाना। और हाँ, तुम जो ये गिफ्ट लेकर आई हो उसे बाहर डस्टबिन में फेंक देना। मुझे तुम्हारे जैसे गरीब लोगों से गिफ्ट लेना बिल्कुल नहीं पसंद है। वही घटिया और सस्ता सा गिफ्ट लेकर आई होगी तू मेरे लिए। इतना कहकर बुलबुल वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद केक काटा जाता है। बुलबुल केक लेकर इमली के पास जाती है। इमली, ये लो केक। इमली केक लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है कि तभी बुलबुल जानबूझकर केक को नीचे जमीन पर गिरा देती है और वही केक कुत्ता खाने लग जाता है। ओहो, ये केक तो नीचे गिर गया। एक काम करो, तुम इस केक को जल्दी से साफ कर दो, समझी? बुलबुल, मैं गरीब हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुत्तों से भी गई गुजरी हूँ। ज्यादा भाषण मत दे, समझी? आज मेरा जन्मदिन है। तू तो अपने जन्मदिन पर मुझे टॉफी तक नहीं खिलाती और मुझसे उम्मीद रखती है कि मैं तुझे केक खिलाऊंगी, वो भी इतना महंगा केक। चली जा यहाँ से चुपचाप, भिखारी कहीं की। देख लेना, मैं अपने जन्मदिन पर तुझसे भी बढ़िया और बड़ा केक मंगवाऊंगी। तू भी मेरे जन्मदिन पर जरूर आना और अपनी आंखों से खुद ही देख लेना। केक तो दूर, तेरे घर में पेस्ट्री भी आ जाए तो भी बहुत बड़ी बात होगी। गुस्से में इमली वहाँ से चली जाती है। क्या बात है बेटा, इतने गुस्से में क्यों हो? दादाजी, सब लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। कुछ दिनों बाद मेरा भी जन्मदिन है। क्या आप मुझे एक बड़ा सा केक और एक नई ड्रेस नहीं लाकर दोगे? मैं भी अपने दोस्तों को दिखाऊंगी कि मेरे दादाजी भी किसी के माता पिता से कम नहीं हैं। आप मेरे लिए केक लेकर आएंगे ना दादाजी? बस इतनी सी बात, तुम चिंता मत करो बिटिया, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा और बहुत ही खूबसूरत केक लेकर आऊंगा। फिर कुछ दिनों बाद, मोमोज वाली, आज तो तेरा जन्मदिन है ना? अच्छा, तुझे अपनी शर्त तो याद है ना? हाँ, मुझे सब याद है। आज मेरे दादाजी को बहुत सारे मोमोज का ऑर्डर मिला है। उसके बाद मेरे दादाजी बहुत सारे पैसे लेकर आएंगे और उन पैसों से मेरे लिए एक बहुत बड़ा केक लाएंगे। शाम को तुम भी आना और केक खा कर जाना। इमली के दादा अशोक बहुत सारे मोमोज बनाकर उन्हें बेचने जाते हैं, लेकिन मोमोज लेने वाला मालिक बुलबुल का पिता ही होता है। अरे पिताजी, आपने क्या मोमोज का ऑर्डर दिया है? आप एक काम करो ना, उन्हें इनकार कर दो। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। थोड़ी देर बाद अशोक मोमोज लेकर आते हैं। ये लीजिए भाई साहब, आपके गर्मा गर्म मोमोज। मुझे मेरे पैसे दे दीजिए सर। अरे जा भाई जा, अपने घटिया क्वालिटी के मोमोज यहाँ मत लेकर आ। मैं अच्छे और महंगे रेस्टोरेंट के मोमोज खाता हूँ। नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए। आज मेरी पोती का जन्मदिन है, मुझे उसके लिए केक और एक ड्रेस लेकर जानी है। वो घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। कुछ तो रहम करो मालिक। अरे बाबा जी, यहाँ से चुपचाप चले जाइए, नहीं तो चौकीदार को बुलाकर आपकी बहुत पिटाई करवाऊंगा। बेचारा अशोक अपनी मोमोज की टोकरी को लेकर वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, अब मैं अपनी पोती की इच्छा कैसे पूरी करूँगा?
एक काम करता हूँ, गली गली जाकर मोमोज बेच लेता हूँ। मोमोज ले लो, गर्मा गर्म ताजे ताजे मोमोज ले लो, मोमोज वाला। अचानक से थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाती है और अशोक के सारे मोमोज पानी में भीग जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे सारे मोमोज में पानी भर गया। अब मैं क्या करूं? किस मुंह से अपने घर जाऊंगा? अशोक वहीं बैठा बैठा जोर जोर से रोने लग जाता है। तभी वहाँ पर एक चटोरी परी आती है। अरे वाह, तुम्हारे मोमोज में से तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। एक काम करो ना अंकल, ये सारे मोमोज आप मुझे दे दो। परी जी, ये सारे मोमोज खराब हो चुके हैं, ये खाने लायक नहीं रहे। अरे कोई बात नहीं, मेरे परी लोक में माइक्रोवेव रखा है, मैं फटाफट से इसे ले जाकर उसमें गरम कर लूंगी। खुशी खुशी अशोक परी को वो सारे मोमोज दे देते हैं। थैंक यू सो मच। लेकिन आप इतने उदास क्यों बैठे हो? सब ठीक तो है ना? अशोक उस परी को वो सारी बातें बताते हैं। फिर परी अपने जादू से सोने का लहंगा और चांदी का केक प्रकट करती है। ये लो, ये सोने का लहंगा तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा, वहीं ये चांदी का केक तुम्हें बहुत सारी धन दौलत देगा। अब तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, तुम मुझे ऐसे ही स्वादिष्ट और गर्मा गर्म मोमोज खिलाते रहना, मैं हमेशा तुम्हारे पास आती ही रहूंगी। इतना कहकर वो परी वहाँ से चली जाती है। फिर सोने के लहंगे और चांदी के केक को लेकर अशोक अपनी पोती के पास जाते हैं। इमली ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी शाम को बुलबुल और उसकी कुछ सहेलियाँ इमली के घर आती हैं। सभी इमली के सोने के लहंगे और चांदी के केक को देखकर हैरान रह जाती हैं। और फिर इमली खुशी खुशी अपना जन्मदिन मनाती है।